मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज मैं ऑनलाइन इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, आज मैं पहला चैप्टर कक्षा 12 के लिए नए सिरे से, जो कि हमें बहुत पहले पढ़ लेना चाहिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि ये कक्षा 12 में हमने पहला चैप्टर लिया है मानव जन्म के बारे में। इससे पहले हम आपको कुछ बताना चाहेंगे। देखिए, पहले क्या होता था, 16 चैप्टर हुआ करते थे, लेकिन कोविड-19 अर्थात कोरोना वायरस की वजह से 30% सिलेबस कट कर दिया गया है, जिसमें 5 चैप्टर हैं, शायद 5 चैप्टर हटा दिया गया है। तो उसमें से एक पहला चैप्टर है मानव जनन। तो देखिए, मानव जनन के बारे में यहाँ इसके नाम से ही पता चल रहा है कि मानव किस तरीके से संतान उत्पत्ति करता है, मानव में क्या क्या गतिविधियां होती है, इन सब के बारे में इसके नाम से ही पता चल रहा है। तो इसके पहले आप जानिए जनन क्या होता है। तो जनन जो होता है, जीवधारियों में पाए जाने वाले एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है, जिसकी वजह से वो अपनी संतान, अपनी जाति को निरंतर लगातार इस पृथ्वी पर बनाए रखते हैं। तो जीवों में अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, जनन अथवा प्रजनन कहते हैं। अगर ये मानव में पाया जा रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, मानव जनन कहेंगे। अगर पौधों में हो रहा है तो उसे हम पादप जनन कहेंगे। अगर अन्य जानवर में हो रहा है तो हम अन्य का नाम लेकर के कहते हैं। तो पहला नंबर यहाँ पर देखिए, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारे बुक में दिया हुआ है। तो हम पहला नंबर क्या पढ़ेंगे, पुरुष जनन तंत्र, या पुरुष के स्थान पर हम नर भी कह सकते हैं, पुरुष जनन तंत्र, पुरुष जनन तंत्र, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले उसको लिख लेंगे, फिर उसके बाद कुछ पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर पहला नंबर पुरुष जनन तंत्र के बारे में जानेंगे। दूसरा है मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, या स्त्री जनन तंत्र भी कह सकते हैं, मादा जनन तंत्र, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तीसरा नंबर है युग्मक जनन, युग्मक जनन, युग्मक जनन, इंग्लिश में बोले तो गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस। चौथा आ जाता है आर्तव चक्र। आर्तव चक्र क्या होता है, आर्तव चक्र, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। पांचवा हमको पढ़ना है सगर्भता, सगर्भता एवं भ्रूणीय परिवर्धन, एवं भ्रूणीय परिवर्धन। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। छठवां नंबर है निषेचन, निषेचन एवं अंतरोपण, अंतरोपण, निषेचन एवं अंतरोपण। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन। इतना सारा पॉइंट हमें पढ़ना है। लास्ट में आ जाता है प्रसव, प्रसव एवं दुग्ध श्रावण, एवं दुग्ध श्रावण, प्रसव एवं दुग्ध श्रावण, चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ एंड लैक्टेशन, लैक्टेशन। इतना पॉइंट हमें पढ़ना है। तो देखिए, कक्षा 12 का हमने पहला चैप्टर मानव जनन, इसके बारे में बताया। यहाँ
पर पहला पॉइंट क्या पढ़ना है, पुरुष जनन तंत्र, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दूसरा है मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर तीसरा है युग्मक जनन, अर्थात देखिए युग्मक किसे कहते हैं, अंडाणु और शुक्राणु को। जैसे अगर किसी भी पक्षी के अंडे की बात करें तो क्या होता है, अंडा होता है ना, उसके अंडा बनने से पहले कुछ युग्म मतलब छोटी छोटी संरचना होती है, उसको हम क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। तो जिस तरीके से पक्षी में वो वातावरण में पक्षी अंडे रहते हैं, उसी तरीके से मानव शरीर में भी मादा में अंडाणु का निर्माण होता है। हर महीने एक एक अंडाणु का निर्माण होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। इसी तरीके से पुरुषों में एक विशेष संरचना बनती है जिसको हम क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। ये अंडाणु है, इसको हम क्या कहेंगे, अंडाणु, और ये शुक्राणु है। क्या ये शुक्राणु। तो देखिए ये पुरुषों में किसमें मिलता है, ये नर, और ये मादा में मिलता है ना। मादा शरीर के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है अंडाशय से, और ये पुरुषों में वृषण से किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का। तो ये दोनों को हम युग्मक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, युग्मक कह सकते हैं। दोनों को मिलाकर युग्मक कहा जाता है। देखिए ये पेपर में आया था कि अंडाणु और शुक्राणु अगुणित कोशिकाएं हैं कि द्विगुणित कोशिकाएं हैं। तो अगुणित का मतलब सिंगल कोशिका, जिसमें केवल कितने गुणसूत्र हो, 46, 23 गुणसूत्र हो, 23 आधा, तभी तो ये अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं, तो युग्मनज बनता है, जो 2n होता है ना, जो जिसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। तो ये अंडाणु और शुक्राणु इनके निर्माण, जैसे मादा में इसका निर्माण किस तरीके से हो रहा है और पुरुषों में इसका निर्माण किस तरीके से हो रहा है, उस निर्माण विधि को हम युग्मक जनन कहते हैं। कुल मिला के ये कहना कि युग्मकों का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, युग्मक जनन कहलाता है। युग्मकों का बनना या युग्मकों का निर्माण होना युग्मक जनन कहलाता है। तीसरा नंबर हमें ये पढ़ना पड़ेगा। फिर चौथा नंबर है आर्तव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। देखिए मादाओं में क्या होता है, ये मादाओं में एक प्रक्रिया है कि जो अंडाणु होता है, अंडाशय से प्रत्येक महीने दोनों अंडाशय से प्रत्येक मतलब बारी बारी अंडाशय से एक एक अंडाणु का निर्माण होता है। अगर वो निर्माण हो गया, जब निषेचन हो जाता है तो ठीक, अगर नहीं हो पाता है तो उसका नष्ट होना भी तो जरूरी है। तो वो नष्ट होकर के ब्लड के साथ बाहर निकलता है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, आर्तव चक्र। सगर्भता एवं भ्रूणी परिवर्धन क्या होता है, सगर्भता मतलब प्रेगनेंसी, जो पेट में क्या होता है, बच्चा हो जाता है, उसको हम प्रेगनेंसी बोलते हैं, सगर्भता बोलते हैं। भ्रूणी परिवर्धन यानी कि उस भ्रूण का विकास किस तरीके से हो, जो भ्रूण का विकास धीरे धीरे होता है। पहले अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं, निषेचन होता है, जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट के वृद्धि एवं विभाजन से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, फिर वो धीरे धीरे विकसित होकर के किसी शिशु का रूप ले लेता है। तो वो प्रक्रिया जो होती है उसको हम भ्रूणीय परिवर्धन कहते हैं। निषेचन एवं अंतरोपण, निषेचन जो होता है, ये देखिए यहाँ पर हमने बनाया अंडाणु और शुक्राणु, जब ये आपस में क्या करेंगे, मिलेंगे, ये जब आपस में मिलेंगे ये इस तरीके से, तो आगे चल के जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट, इसको हम कहते हैं जाइगोट। तो जो अंडाणु और शुक्राणु के परस्पर संलयन से जाइगोट निर्माण की प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। और अंतरोपण, निषेचन होने के बाद जो भ्रूण है वो गर्भ में आकर के स्थापित हो जाता है, गर्भ की दीवारों में, गर्भाशय की दीवारों में धंस जाता है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अंतरोपण। लास्ट में जाता है प्रसव दुग्ध स्रावण। प्रसव का मतलब होता है बच्चे का जन्म होना, एक 9 महीने के बाद पूर्ण विकसित शिशु का जन्म लेना या जन्म होना ही क्या कहलाता है, प्रसव कहलाता है। प्रसव के बाद दुग्ध ग्रंथियों में कुछ विशेष परिवर्तन होते हैं जिनसे दुग्ध का स्रावण, दुग्ध का निर्माण होता है और वो बाहर निकलने लगते हैं, उसी को हम दुग्ध स्रावण करते हैं। हमें ये चैप्टर के अंतर्गत ये हेडिंग दिया गया है, पुरुष जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, युग्मक जनन, आर्तव चक्र, सगर्भता एवं भ्रूणी परिवर्धन, निषेचन एवं अंतरोपण, प्रसव, दुग्ध स्रावण। ये बारी बारी से अब हम क्या करेंगे, इसे पढ़ेंगे। तो हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बताएंगे, कुछ मतलब ये सब पढ़ेंगे, तो इसके बारे में जो मेन है वही हम बताएंगे, क्योंकि ये संभव नहीं है पूरा इस तरीके से बताना। तो जो मेन है उसको हम लेकर के चलेंगे, पर इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें सीखते हैं जो एग्जाम में आता है। चलिए आगे देखते हैं। में तो जान लिया कि क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं, तो आज चलिए सब इम्पोर्टेंट पॉइंट, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जानते हैं इसके बारे में।
जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना। तो देखिए, जो मानव होता है, मानव की बात करें तो मानव एक कैसा प्राणी है? सजीव प्रजक प्राणी, सजीव प्रजक प्राणी है। अगर आपसे कोई मानव पूछे मानव कैसा प्राणी है, तो आप कहेंगे मानव एक सजीव प्रजक या जरायुजी प्राणी है। कैसा प्राणी है? जरायुजी, जरायुजी प्राणी है। जरायुजी का मतलब होता है जिनका विकास, देखिए दो प्रकार के मतलब पृथ्वी पर दो तरीके से तीन होते हैं, एक जरायुजी, एक अंड प्रजक सजीव प्रजक, एक होता है अंड जरायुजी। तो जिनका विकास अंडे से हुआ हो उनको हम क्या कहते हैं? अंडयुज कहते हैं। जैसे पक्षी जो होते हैं उनका विकास किससे हुआ हो? अंडे से होता है, उसको हम क्या कहते हैं? अंडयुज। और जिनका विकास पूर्ण विकसित शिशु के रूप में होता है उसको हम क्या कहते हैं? सजीव प्रजक। तो मानव कैसा प्राणी है? मानव एक सजीव प्रजक या जरायुजी प्राणी है, पहला नंबर। दूसरा अगर हम बात करें, जो अंडाणु और शुक्राणु होता है, अंडाणु जो होता है वो अंडाणु मादा युग्मक है। कैसा युग्मक है? मादा युग्मक, मादा युग्मक। अंडाणु मादा युग्मक तथा शुक्राणु नर युग्मक होता है, नर युग्मक होता है। अंडाणु जो होता है मादा युग्मक होता है और शुक्राणु नर युग्मक होता है। कहेंगे कैसे? तो अंडाणु जो होता है वो मादाओं में मिलता है या मादाओं से में निर्माण होता है, इसलिए इसको हम मादा युग्मक कहते हैं। और जो शुक्राणु होता है वो पुरुषों में बनता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? नर युग्मक कहा जाता है। इसके अलावा जो अंडाणु और शुक्राणु है उसको हम अगुणित कोशिकाएं भी कहते हैं, या हम यहाँ लिख सकते हैं कि अंडाणु और शुक्राणु को अंडाणु तथा शुक्राणु को अगुणित कोशिकाएं, या हम ये कह सकते हैं जो अंडाणु और शुक्राणु कैसी कोशिकाएं हैं? तो अंडाणु और शुक्राणु जो कोशिकाएं होती है, अंडाणु और शुक्राणु अगुणित कोशिकाएं होती हैं, अगुणित कोशिकाएं होती हैं। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो अंडाणु और शुक्राणु कैसी कोशिकाएं होती हैं? अगुणित। देखिए अगुणित और द्विगुणित दो होता है। जो अगुणित होता है उसको हम यन कहते हैं। क्या कहते हैं? यन कहते हैं। अगुणित को हम यन कहते हैं और द्विगुणित को हम कहते हैं, द्विगुणित को टूयन कहते हैं। क्या कहते हैं? टूयन। अगुणित का मतलब हम यहाँ सिंगल कोशिका भी कह सकते हैं, कोशिका नहीं कहेंगे क्योंकि कोशिका में तो 46 गुणसूत्र होता है ना। तो देखिए अगुणित का मतलब जहाँ गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो? आधी हो, अर्थात 46 के बजाय कितनी हो? 23 हो। और द्विगुणित का मतलब जहाँ गुणसूत्रों की संख्या पूरी कितनी हो? 46 हो ना, तो उसको हम क्या कहेंगे? द्विगुणित। तो देखिए अंडाणु और शुक्राणु कैसी कोशिका होती है? अगुणित। अंडाणु में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23, और शुक्राणु में भी 23। जब ये मिलते हैं तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है, जिसमें कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। तो मानव के प्रत्येक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो हमारा समझाने का मतलब ये। अगर आगे देखें तो जो मानव है वो किस जन्म के द्वारा उत्पन्न होता है? मानव लैंगिक जनन के द्वारा, मानव लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होता है, मानव लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होता है। तो जो जनन होता है वो उसकी कई विधियां हैं, आपको आगे पिछली क्लास में आप पढ़े होंगे। तो मानव जो है लैंगिक प्रजनन के द्वारा उत्पन्न होता है, अर्थात जो मानव है या लैंगिक जनन उन्हें कहते हैं ऐसा जनन जिसमें दो विपरीत जनक जीव की आवश्यकता होती है, उसको हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें शुक्राणु की, तो शुक्राणु जो होता है उसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3, जिसको हम पहला हेड, नेक तथा टेल, TAIL, या हम कहें शुक्राणु हेड, नेक तथा टेल 3 भागों में विभाजित होता है। कितने भागों में? 3 भागों में बटा होता है, 3 भागों में बटा होता है। तो इतना आप समझ लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, फिर आगे हम बताएंगे इसके बारे में
कि आगे कैसे करना है, तो आप इसको लिख लेंगे और अच्छे से समझेंगे। जो बताया जा रहा है वो अच्छे के लिए है। अगर आप पढ़ेंगे तो पढ़ना तभी सार्थक होता है, पढ़ाना जब तक आप पढ़ेंगे तभी तक, जब नहीं पढ़ेंगे तो वही हम लोग पागल की तरह, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, इतना लिख लेना, फिर उसके बाद हम बताएंगे आगे। आज के लिए इतना ही।